तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, किंग टियान की बातों को सुनने के बाद हेमन लिडाओ जो होते हैं वो उससे बोलते हैं कि ठीक है, इस चीज़ को ख़त्म करो। क्या तुम भूल चुकी हो कि हम लोग जो है वो यहाँ पर क्यों आए हैं। और इतना बोलते के साथ ही हेमन लिडाओ जो होता है वो एल्फ फॉरेस्ट की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि हम लोग जो आए हैं वो एल्फ कैपिटल के अंदर जाने के लिए आए हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कैपिटल की जो कायल सिटी होती है उसके अंदर आ जाता है। जिसके बाद अब हम उन्हीं एल्फ को देखते हैं जो कि बाकी एल्फ को फॉरेस्ट के अंदर से बचा कर लेकर आए थे। और वे एल्फ जो होते हैं वो उन बाकी एल्फों से बोलते हैं कि जैसा कि हम लोगों ने तुम्हें फॉरेस्ट के अंदर से बचा लिया है तो इसीलिए अब तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम लोगों को यहाँ पर काम भी करना पड़ेगा, जो कि होगा सिटी को साफ करना। और इतना बोलते के साथ ही वे दूसरे एल्फ जो होते हैं वो उन रेस्क्यू की गई जो एल्फ होती है उन्हें झाड़ू हुए दे देते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि उनमें से एक एल्फ जो होती है वो फॉरेस्ट की तरफ देखने लगती है और उस पेड़ की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि फाइनली मैं वापस आ गई। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि उस एल्फ के पास में से एक कैरेज जो होती है वो गुजरने लगती है। जिसके बाद अब हम देख पाते हैं कि उस कैरेज के अंदर से कोई और नहीं बल्कि हेमन लिडाओ और जो किंग कियान होते हैं वो दोनों निकल कर बाहर आते हैं, जहाँ पर कि उन दोनों ने अपना होलिया भी एल्फ की तरह कर लिया होता है। लेकिन तभी हेमन लिडाओ जो होता है वो किंग कियान के कानों को सही करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारे कान जो है वो सही नहीं है, तो रुको मैं तुम्हारे कान को सही सेफ जो है वो दे देता हूँ। और उसके इतना बोलते कि शादी में हम देखते हैं कि एक एल्फ जो होता है वो वहाँ से गुजरने लगता है और वहाँ पर जो उसकी सर्वेंट होती है उससे बोलता है कि ये बताओ काम कैसा चल रहा है। जो सुनने के बाद वो सर्वेंट जो होती है वो बोलती है कि मालिक सभी काम जो है वो पूरी तरह से ठीक चल रहा है। और इतना बोलकर भी दोनों एल्फ जो होते हैं वहाँ से गुजरने लगते हैं और वहीं पर ही एक और एल्फ बैठा होता है जो कि भीख मांग रहा होता है। जिसे देखने के बाद हेमन लिडाओ बोलता है कि वैसे देखो मुझे जो नॉबल होते हैं उनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एल्फ की इस सिटी को देखने के बाद मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो नोबल और जो नॉर्मल लोग हैं उनके बीच में पैसे का बहुत ही बड़ा गैप है। जो सुनते के साथ ही सिस्टम जो होती है वो हेमन लिडाओ से बोलती है कि आप तो हेमन लिडाओ हो, तो इसीलिए अगर आप ख़त्म करना चाहो तो इन नोबल को एक ही सेकंड में ख़त्म कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही हेमन लिडाओ से बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो। अगर इन लोगों को अपने बीच में इक्वलिटी को लेकर आना है तो इन्हें यहाँ पर खुद ही मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। अगर कोई थर्ड पार्टी जो है वो आकर इनके बीच में इंटरफेयर करेगा तो उससे सिचुएशन जो है वो और भी ज़्यादा बेकार हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही सिस्टम भी उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि आप अब और भी ज़्यादा हेमन लिडाओ की तरह बोलने लगे हो। जो सुनने के बाद हेमन लिडाओ भी उसका शुक्रिया अदा बोल देता है। और उसके बाद हेमन लिडाओ जो होता है वो वहाँ पर जो ट्री होता है उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि यहाँ पर जो वर्ल्ड ट्री है उसकी हालत देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, तो क्या इसका संबंध जो है वो जो है इल्फ गॉड थी उसके साथ में है। जो सुनने के बाद जो सिस्टम होता है वो भी हाँ बोल देता है। और इस चीज़ को सुनने के बाद किंग टियान भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर क्या आप जो इल्फ गॉड है उसे ढूंढने के लिए आए हो। जो सुनकर हेमन लिडाओ भी उसे हाँ बोल देता है। जो सुनते के साथ ही अब किंग टियान भी एकदम से सीरियस हो जाती है और वो वर्ल्ड ट्री की तरफ बढ़ते हुए बोलती है कि ठीक है तो फिर मैं अभी के अभी इस वर्ल्ड ट्री को डिस्ट्रॉय कर देती हूँ, उसके बाद उसे अपने आप ही सामने आना होगा। जो सुनते के साथ ही हेमन लिडाओ उसे रोक देते हैं और उसे रोकने के बाद उसके सर के ऊपर अपनी फिंगर से मारते हुए बोलते हैं कि मैं उसके साथ में बस बात करना चाहता हूँ ना कि फ़ाइट करना। जो सुनते के साथ ही जो किंग टियान होती है वो हेमन लिडाओ से बोलती है कि मास्टर लेकिन वो उन गद्दारों में से एक है जिन्होंने कि सेकंड सर्कल के दौरान हेवन को धोखा दिया था, तो आप उससे क्या ही बात करोगे। जो सुनते के साथ ही हेमन लिडाओ दोबारा से उसे मारते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि वो एक गद्दार है, इसीलिए तो उसके साथ में बात करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। और हेमन लिडाओ के इतना बोलते के साथ ही पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। और उस आवाज़ के इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि ये आवाज़ जो होती है वो एक लड़की की होती है जो कि वहाँ पर अपने कैरेज को भगाते हुए आ रही होती है। और हम देखते हैं कि उसकी कैरेज जो होती है वो हेमन लिडाओ की तरफ ही बढ़ रही होती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम बास्टर्ड कहीं के मेरे भी सामने से हट जाओ, अगर तुम्हारे साथ में यहाँ पर फिर कुछ भी हुआ तो उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। और अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम यीटा है जो कि इल्फ प्रिंसेस है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो इल्फ प्रिंसेस का मोस्टर हेमन लिडाओ से टकराता है तो वो जो हेमन लिडाओ होता है उसकी बॉडी के आर पार होकर वहाँ से गुजर जाता है। और उसे देखने के बाद जो सिस्टम होता है वो हेमन लिडाओ को बताता है कि ये गोल्डन प्रिंसेस यीटा है जिसकी कि अगर पावर की बात की जाए तो ये थर्ड रैंक के मिडल स्टेज पर है। जो सुनकर हेमन लिडाओ जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि लगता है कि यहाँ पर नोबल लोगों ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, तो क्या इन लोगों को भी मुझे फिक्स करना पड़ेगा। वो तो शुक्र है कि यहाँ पर मैं बहुत ही कम गुस्सा करता हूँ और मेरा अपने गुस्से के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ही कंट्रोल है। अगर मेरी जगह यहाँ पर कोई और होता तो मुझे लगता है कि वो अभी तक यहाँ पर इसके गाल पर स्लैप लगाने के बाद इसे मोस्टरों के बीच में फेंक चुका होता।
और एमिली डाओ के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक लड़की जो होती है वो वहाँ से बहुत ही स्पीड में गुजरने लगती है और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो प्रिंसेस जो होती है वो एक ओल्ड मैन की तरफ अपने कैरेज को लेकर बढ़ रही होती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ओल्ड मैन मेरे रास्ते से हट जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उस दूसरी लड़की को देखते हैं जो कि उस कैरेज से पहले उस ओल्ड मैन के पास में पहुंचने के बाद उस ओल्ड मैन को सामने से हटा लेती है। और जो प्रिंसेस होती है वो जाते हुए चिल्लाकर बोलती है कि क्या तुम लोग अंधे हो चुके हो जो कि देखकर भी नहीं चल सकते। जिसके बाद अब हमें पता लगता है कि ये इल्फ कोई और नहीं होती बल्कि वही होती है जिससे कि फॉरेस्ट के अंदर ब्लैक शैडो ने बचाया था। और अब वो इल्फ जो होती है वो उस ओल्ड मैन से बोलती है कि ओल्ड मैन आप ठीक तो है ना, जो सुनने के बाद वो ओल्ड मैन भी हाँ बोल देता है। जिसके बाद अब वो इल्फ जो होती है वो प्रिंसेस की तरफ देखते हुए अपनी मन में सोचती है कि आखिर इल्फ जो है वो इस तरह के क्यों बन गए। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो वो ओल्ड मैन होता है वो उसे इल्फ से बोलता है कि लिटिल गर्ल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, मदर गॉडेस जो है वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। और उस ओल्ड मैन के इतना बोलते ही जो है एमिली डाओ होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है और उस लड़की की तारीफ करते हुए बोलता है कि क्या बात है, इस तरह के यहाँ पर बेकार लोगों के अंदर तुम्हारे जैसे एक अच्छी लड़की भी मौजूद है। जो सुनकर वो लड़की एमिली डाओ से पूछती है कि आखिर अब तुम कौन हो। जो सुनने के बाद एमिली डाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं बस एक नॉर्मल सा पर्सन हूँ जो कि यहाँ से गुजर रहा था। और इतना बोलते के साथ ही जो एमिली डाओ होता है वो उस ओल्ड मैन के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि ओल्ड मैन क्या जो ये प्रिंसेस है ये इसी तरह से रूड बिहेव करती है। जो सुनने के बाद वो ओल्ड मैन जो होता है वो एमिली डाओ से बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, केवल जो प्रिंसेस है वही इस तरह का बिहेवियर जो है वो हमारे साथ में नहीं करती, बल्कि जितने भी नोबल एलिफ है वे सभी के सभी हमारे साथ में इसी तरह से बिहेव करते हैं। यहाँ पर जो इल्फ होते हैं उनकी यहाँ पर किस्मत जो होती है उनके पैदा होने पर डिसाइड होती है। अगर वो गोल्डन इल्फ या फिर मून इल्फ के अंदर पैदा होता है तो उसे रॉयल्टी मिलती है, और वहीं अगर सी इल्फ या फिर फॉरेस्ट इल्फ के रूप में पैदा होता है तो उसे क्राफ्टमैन बनना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा बुरा तो यहाँ पर ग्रे इल्फ और जो ब्लैक इल्फ है उनके साथ में होता है। अगर कोई ग्रे इल्फ या फिर ब्लैक इल्फ के अंदर पैदा होता है तो उन्हें बस केवल स्लेव ही बनकर रहना पड़ता है। जो सुनते के साथ ही वो इल्फ लड़की जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इंसान का जो भी स्टेटस होता है वो केवल उसके यहाँ पर पैदा होने से डिसाइड नहीं किया जा सकता। आखिर आप इस तरह की चीज़ जो है वो क्यों बोल रहे हो। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो उस इल्फ को बताता है कि ये सब कुछ जो है वो लाइफ स्पैन के कारण होता है। जो ग्रे इल्फ होती है उनका लाइफ स्पैन जो होता है वो केवल 1000 साल ही होता है, और अगर वहीं गोल्डन इल्फ की बात की जाए तो उसका लाइफ स्पैन जो होता है वो 5000 साल होता है। और इस चीज़ को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर पैदा होने से ही लोगों की किस्मत जो होती है वो डिसाइड होती है, और जो गॉड है उन्होंने खुद ही हमारी किस्मत जो है वो इस तरह की लिखी है। जो सुनते के साथ ही जो है हमारे डावा होता है वो सिस्टम से बोलता है कि क्या सच में इल्फ का लाइफ स्पैन जो होता है वो इतना बड़ा होता है। जो सुनने के बाद सिस्टम उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल लाइफ स्पैन इनका काफ़ी बड़ा होता है, और इसी के साथ में अगर कोई पावरफुल पर्सन यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाए तो उसका लाइफ स्पैन भी बढ़ सकता है। जो सुनकर एमिली डाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या होगा अगर मैं एक बच्चा बनाऊँ। तो जो सुनने के बाद सिस्टम उसे बोलता है कि ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे को आप बना रहे हो या फिर बच्चे को आप किसी और से बनवा रहे हो। और बच्चे बनाने का नाम सुनते के साथ ही तो जो किंग टियान होती है वो बहुत ही फनी तरह से हंसने लगती है। जो देखने के बाद तो एमिली डाओ जो होता है वो भी थोड़ा सा घबरा जाता है। जिसके बाद अब किंग टियान जो होती है वो बहुत ही क्यूट सा फेस बना लेती है, और वो क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलती है कि वो तो फाइनली मास्टर को एक बच्चा चाहिए। तो जो किंग टियान है वो इस चीज़ के लिए तैयार है। मास्टर बस मुझे आप ये बता दीजिए कि आपको कितने बच्चे चाहिए होंगे। जो सुनते के साथ ही एमिली डाओ जो होता है वो उसे खुद से दूर करते हुए उसे बोलता है कि मुझसे दूर रहो, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। और उनकी इस तरह की हरकतों को देखने के बाद वो ओल्ड मैन भी हंसने लगता है, और वो हंसते हुए बोलता है कि सच में यंग लोग जो होते हैं वो काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए बोलता है कि लिटिल गर्ल बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मुझे जाना होगा। और उस ओल्ड मैन को वहाँ से जाता हुआ देखने के बाद वो इल्फ जो होती है वो भी थोड़ा उदास हो जाती है, और वो उदास होते हुए बोलती है कि नहीं जो इल्फ है वो इस तरह के नहीं बन सकते। जो सुनते के साथ ही जो है एमिली डाओ होता है वो उस इल्फ के पास में आ जाता है, और उस इल्फ के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि अब के टाइम के जो इल्फ है वो उस टाइम के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अलग है जिस टाइम पर तुम रूल किया करती थी। और क्या मैं यहाँ पर सही बोल रहा हूँ, इल्फ की मदर ऑफ गॉडेस। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो एमिली डाओ की तरफ घूरने लगती है, और हमें पता लगता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इल्फ की मदर ऑफ गॉडेस है। और अब जो मदर ऑफ गॉडेस होती है वो वहाँ पर अपना ओरा जो होता है उसे रिलीज करने लगती है, और अपने ओरा को रिलीज करने के बाद जो है एमिली डाओ होता है उसे गुस्से में बोलती है कि तुम आखिर हो कौन। जो सुनते के साथ ही एमिली डाओ जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि तुम उन लोगों में से एक हो जिन्होंने कि हेवन को धोखा दिया था, तो क्या उसके बाद भी तुम एमिली डाओ को नहीं पहचान पा रही। जो सुनते के साथ ही मदर ऑफ गॉडेस जो होती है वो एमिली डाओ से बोलती है कि नहीं, जो एमिली डाओ थी उसे मैंने अपनी आंखों से देखा था, तुम उससे पूरी तरह से अलग हो।
जो सुनकर हेवन लिडाओ जो होता है वो भी थोड़ा सा सोचने लगता है और वो सोचते हुए बोलता है कि वो सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो है वो देनी होगी। और इतना बोलने के साथ ही हेवन लिडाओ जो होता है वो वहाँ पर एक बैरियर को बना देता है, जो देखकर मदर गॉडेस जो होती है वो भी काफ़ी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपनी मन में सोचती है कि मेरी पावर जो है वो ब्लॉक हो चुकी है और वो इतना सोच ही रही होती है। लेकिन तभी हेवन लिडाओ जो होता है वो मदर गॉडेस के आकर फेस को पकड़ते हुए उसे बोलता है, क्या अब तुम्हें यकीन हो गया कि मैं ही हेवन लिडाओ हूँ। जो सुनते के साथ ही मदर गॉडेस काफ़ी ज़्यादा शौक होती है और वो शौक होते हुए अपनी मन में सोचती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, आखिर ये मेरे पास में कब आया। और इतना सोचते के साथ ही जो मदर गॉडेस होती है वो पहले तो हेवन लिडाओ के हाथ को अपने फेस से दूर करती है और उसके बाद में अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर मुझे पहला अटैक जो है वो करना होगा। और इतना सोचकर मदर गॉडेस जो होती है वो हेवन लिडाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किंग टियान बीच में ही किक कर उसे रास्ते में ही रोक देती है और अब वो गुस्से में उसे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे मास्टर के सामने र्यूड बिहेव करने की, क्या तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरना चाहती हो। और इतना बोलते के साथ ही किंग टियान बहुत ही गुस्से से मदर ऑफ गॉडेस को देखने लगती है। जो सुनने के बाद अब मदर गॉडेस जो होती है वो भी पीछे हटते हुए अपनी वेपन को निकाल लेती है और अपनी वेपन को निकालते हुए अपने मन में सोचती है कि मेरी सोल जो है वो अभी अभी ही रिकवर की है, इसीलिए मेरी अभी स्ट्रेंथ जो है वो 5th रैंक के केवल पीक पर है, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ से बचकर भाग सकती हूँ। और इतना सोचते के साथ ही मदर गॉडेस जो होती है वो टेलीपोर्टेशन स्पेल को एक्टिवेट करने के बाद वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। जो देखने के बाद हेवन लिडाओ जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ओ क्या बात है, तुम तो 5th रैंक की मैजिशियन हो। मैंने ये चीज़ नहीं सोची थी कि मैं जो 5th रैंक की इल्फ मैजिशियन है उसे देख पाऊंगा, क्योंकि उसे देखना काफ़ी रेयर होता है। लेकिन उसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से बचकर भाग सकती हो तो तुम गलत हो, क्योंकि तुम हेवन लिडाओ का सामना कर रही हो। और हेवन लिडाओ के इतना बोलते के साथ ही हम जो मदर गॉडेस होती है उसे देख पाते हैं, जो कि उस बैरियर के अंदर से टेलीपोर्ट ही नहीं हो पाई होती, बल्कि वो उसकी छत पर जाकर टकराती है और उस पर टकराने के बाद सीधे आकर ज़मीन पर गिरती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो इस चीज़ से थोड़ी सी इंजर्ड भी हो जाती है। और वो अपने मन में सोचती है कि नहीं, मुझे इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं होता कि मेरा टेलीपोर्टेशन जो था वो फेल हो गया। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंग टियान होती है वो पीछे से आकर उसके सर को पकड़कर ज़मीन में मारती है और उसे अब उसके बालों से पकड़ते हुए गुस्से में उसे बोलती है कि तुम गद्दार कहीं की, अब तुम मेरे हाथों में आ चुकी हो, अब तुम यहाँ से बचकर कहीं भी नहीं भाग सकती। जो सुनते ही हेवन लिडाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि किंग टियान उसे छोड़ दो। जो सुनते के साथ ही किंग टियान जो होती है वो हेवन लिडाओ से बोलती है कि लेकिन मास्टर, ये मदर गॉडेस है इल्फ की, जिसने कि हेवन को धोखा दिया था, तो क्या सच में आप इसे ऐसे ही छोड़ना चाहते हो। जो सुनकर हेवन लिडाओ उसे बोलता है कि मैंने कहा इसे छोड़ दो। जो सुनते के साथ ही अब किंग टियान जो होती है वो उसे भी काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन उसके बाद भी वो मदर गॉडेस को छोड़ देती है। जिसके बाद अब हेवन लिडाओ जो होता है वो मदर गॉडेस के पास में आते हुए उसे बोलता है कि मदर गॉडेस इल्फ, क्या अब तुम्हें यकीन हो गया कि मैं ही हेवन लिडाओ हूँ। जो सुनते के साथ ही मदर गॉडेस भी काफ़ी घबराने लगती है, लेकिन तभी हेवन लिडाओ उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम नर्वस मत हो, मैं बस तुमसे कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो मदर गॉडेस होती है वो अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर जो सिचुएशन है उसके अंदर तो डोंग फैंग हाउटियान जो है वो भी इससे बचकर नहीं भाग सकता, तो इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी अब हेवन लिडाओ के साथ में कोऑपरेट ही करना पड़ेगा। और इतना सोचकर मदर गॉडेस जो होती है वो हेवन लिडाओ से बोलती है कि ठीक है, पूछो तुम्हें जो भी पूछना है। जो सुनने के बाद हेवन लिडाओ भी हंसते हुए बोलता है कि चलो, ये काफ़ी अच्छी बात है कि तुम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो गई, तो इसीलिए मेरा पहला क्वेश्चन तुमसे ये है कि मुझे बताओ कि आखिर जिन लोगों ने हेवन को धोखा दिया था उन लोगों का आखिर प्लान क्या था। जो सुनकर मदर गॉडेस जो होती है वो हेवन लिडाओ से बोलती है कि मैं ऐसे सच बताऊँ तो यहाँ पर मुझे कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि उन लोगों का असल में प्लान क्या था। सेकंड ग्रेट सर्कल जब स्टार्ट हुआ था तो जो रिबेल थे उन्होंने यहाँ पर अपनी एक सेना जो थी वो बनाई थी, लेकिन उनका असल प्लान क्या था इस बारे में मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। और मैंने कई बार इस बारे में जानने की भी कोशिश की थी, लेकिन जो डोंग फैंग हाउटियान और बाकी के लोग थे उन्होंने कभी मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। जो सुनते के साथ ही किंग टियान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ही फनी तरह से मदर गॉडेस के सर पर काटते हुए बोलती है कि ये लड़की इस तरह से कुछ भी नहीं बताएगी, लगता है कि मुझे इसके सर पर काटना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही मदर गॉडेस भी चिल्लाने लगती है और हेवन लिडाओ बहुत ही फनी सा फेस बना लेती है। जो सुनते के साथ ही अब जो हेवन लिडाओ होता है वो किंग टियान को उसे दूर करता है और उसे दूर करते हुए बोलता है कि अगर यहाँ पर मदर गॉडेस की बात की जाए तो ये यहाँ पर मीडियम स्ट्रेंथ के अंदर आती थी उन रिबेल आर्मी के अंदर, तो इसीलिए ये नॉर्मल सी बात है कि इसे प्लान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता होगा। तो इसीलिए अब मैं तुमसे ये क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछूंगा, मैं तुमसे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जो है वो पूछने वाला हूँ। मुझे बताओ कि आखिर तुम हेवन से नफरत क्यों करती हो। जो सुनते के साथ ही मदर गॉडेस जो होती है वो गुस्से में बोलती है कि तुम जानना चाहते हो कि मैं हेवन से नफरत क्यों करती हूँ। फर्स्ट सर्कल के दौरान में जो वर्ल्ड ट्री है उसी के साथ में पैदा हुई थी
और उसी के साथ में मैं धीरे धीरे कर बड़ी होती गई और हम दोनों ने एक साथ में मिलकर जो एल्फ थी उन्हें पैदा किया और उसी के साथ में उन्हें बड़ा भी किया। और ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मेरी मेमोरी के अंदर आज भी ऐसी की ऐसी ही है। मैं इनमें से एक भी चीज़ जो है उसे आज तक नहीं भूल पाई हूँ। लेकिन जब फर्स्ट सर्कल का एंड हुआ तो उस टाइम पर सभी चीज़ें जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई मेरी आंखों के सामने, और मैं भी वहाँ पर उन सभी चीज़ों के साथ में डिस्ट्रॉय होने वाली थी। लेकिन जब वर्ल्ड हिस्ट्री की आखिरी सांस बची हुई थी तो उसने अपने साथ में मुझे मर्ज कर एक शीट जो थी वो बना दिया। और ये सब कुछ जो हुआ वो हेवन के कारण हुआ। और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि आखिर मैं हेवन से जो है वो इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करती हूँ। क्या सच में तुम्हें लगता है कि इस क्वेश्चन को पूछने का कोई सेंस भी है। जो सुनते के साथ ही एमएलए डाओ जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। एमएलए डाओ के डिस्ट्रक्शन के एक्शन को देखने के बाद उस चीज़ को तुमने यहाँ पर अपने दिल के अंदर नफरत में बदल लिया। तो चलो अब मैं तुमसे यहाँ पर तुम्हारी लास्ट चीज़ जो है वो पूछने वाला हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हारे दिल में ऐसी क्या चीज़ है जो कि तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो सुनते के साथ ही जो मदर गोडस होती है वो उदास होते हुए बोलती है कि मैं बस एक ही चीज़ चाहती हूँ कि मैं अपने लोगों को हमेशा प्रोटेक्ट करती रहूँ। जो सुनते के साथ ही एमएलए डाओ जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम एक प्रोटेक्टर बनना चाहती हो, लेकिन क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर भी रही हो। जो सुनते के साथ ही जो मदर गोडस होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जो सुनते के साथ ही एमएलए डाओ से बोलता है कि देखो जो फैक्ट होते हैं वो यहाँ पर आवाज़ से ज़्यादा तेज होते हैं। तो चलो फिर जो असल सच्चाई है चलकर उसे दोनों अपनी आंखों से देखते हैं। और इतना बोलते के साथ ही एमएलए डाओ जो होता है वो मदर गोडस और जो किंग टियाना होती है उन दोनों को लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो एमएलए डाओ होता है वो उसे लेने के बाद जो इल्फ की माइन होती है उसके अंदर आ जाता है जहाँ पर कि काफ़ी सारे लोग काम कर रहे होते हैं। और जो मदर गोडस होती है वो उस जगह पर आने के बाद अपनी नाक को बंद करते हुए बोलती है कि आखिर ये कौन सी जगह है। जो सुनने के बाद एमएलए डाओ उसको बताते हैं कि ये वो जगह है जिसे कि तुम्हारे लोग जो है वो पैसा बनाने की जगह बोलते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम ब्लैक इल्फ को देखते हैं जिसे कि कोई हंटर से मार रहा होता है और वो उसे हंटर से मारते हुए बोलता है कि तुम स्लेव कहेगी जल्दी से काम करो, अगर आज डिलीवरी नहीं हुई तो याद रखना ना तो तुम्हें खाना दिया जाएगा और ना ही तुम्हें आज सोने दिया जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पर काम करने वाले जो ब्लैक एल्फ होते हैं उन्हें बहुत ही जोर से हंटर से मारने लगते हैं और मारते हुए बोलते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा लेजी हो चुके हो तो इसीलिए जल्दी से काम करो। और इस चीज़ को देखने के बाद जो मदर गोडस होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से से पागल होते हुए बोलती है कि इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई अपने लोगों के साथ में इस तरह का काम करने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही एमएलए डाओ जो होता है वो उससे बोलता है कि केवल मैं ह्यूमनों को ही यहाँ पर स्लेव बनाने से रोक सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर जो ब्लैक फिगर है उन्हें भेज पाऊंगा क्योंकि ये तुम्हारा आपसी मामला है। जो सुनते के साथ ही मदर गोडस भी काफ़ी ज़्यादा शौक होती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या वो ब्लैक फिगर जो थी वो एमएलए डाओ के द्वारा भेजे गए थे, लेकिन आखिर ये इतना ज़्यादा दयालु कब से बन गया। और इतना सोचते के साथ ही जो मदर गोडस होती है वो एमएलए डाओ से बोलती है कि जब तुम फॉरेस्ट के अंदर उन ब्लैक फिगरों को भेजकर लोगों को बचा सकते हो तो फिर आखिर तुम यहाँ पर इन्हें क्यों नहीं बचा रहे। जो सुनने के बाद एमएलए डाओ से बोलता है कि तुम समझ नहीं रही हो, मैंने यहाँ पर जो ब्लैक फिगर थे वो इसीलिए बनाए थे ताकि मैं यहाँ पर जो ह्यूमन तस्करी है उसे रोक सकूँ, लेकिन वॉर को जीतने के बाद भी आने वालों को भी स्लेव बनाया जाता है और इसी के साथ में जो क्रिमिनल होते हैं उन्हें भी स्लेव बनाया जाता है। तो इसीलिए मैं जो प्योर स्लेव होते हैं उन्हें नहीं बचा सकता हूँ। और यहाँ पर जो ये तुम्हारे ब्लैक इल्फ है ये प्योर स्लेव के अंदर आते हैं तो इसीलिए मैं इन्हें भी यहाँ पर नहीं बचा सकता। और इतना बोलते के साथ ही एमएलए डाओ जो होता है वो मदर गोडस को पकड़ लेता है और उसे पकड़ते हुए उसे बोलता है कि यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तुम्हारी है ताकि तुम इन्हें अच्छी लाइफ दे सको, तो इसीलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेरे ऊपर मत डालो। जो सुनते के साथ ही मदर गोडस जो होती है वो एमएलए डाओ से बोलती है कि मुझे जो चीज़ है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आपके पास में तो पावर है कि आप हर एक चीज़ को बदल सकते हो, तो फिर आखिर आप मेरे लोगों को क्यों नहीं बचा सकते। जो सुनते के साथ ही एमएलए डाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि अच्छा तो फिर मुझे बताओ कि जब एमएलए डाओ ने यहाँ पर खुद से ही चीज़ों को चेंज करने की कोशिश की थी तो उस टाइम पर तुमने क्या किया था। मुझे बताओ कि आखिर जो अर्थ रियलम है वो हेल के अंदर क्यों बदल चुका है और जो हेवन है उसके पास में आज भी इतने ज़्यादा रिसोर्सेज क्यों है और उससे अलग जो रीइंकार्नेशन सिस्टम है आखिर वो डिस्ट्रॉय क्यों हुआ है। जो सुनते के साथ ही मदर गोडस चिल्लाते हुए बोलती है कि हम लोग जो थे वो बस एक अच्छी लाइफ को जीना चाहते थे। जो सुनने के बाद एमएलए डाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि अच्छा तो क्या इसीलिए तुमने जो एमएलए डाओ की पावर थी उसे लेने की कोशिश की, लेकिन इस चीज़ से पहले एक बार तुम यहाँ पर जो खुद के लोग हैं उनकी हालत को क्यों नहीं देखते हो। जो इल्फ नोबिलिटी है वो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी लाइफ जो है वो जी रहे हैं और अगर वहीं दूसरी तरफ बाकी इन इल्फ की बात की जाए तो इनकी ज़िंदगी जो है वो बद से भी ज़्यादा बदतर है।
जो सुनते के साथ ही मदर गोड़ा जो होती है वो हेमनली डाओ के कपड़ों को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि तुम सभी बींग्स जो है उनकी एनर्जी को एब्सॉर्ब करना चाहते थे ताकि तुम खुद को पावरफुल बना सके, तो इसीलिए खुद को जिंदा रखने के लिए हमें यहाँ पर तुम्हें तो मारना ही होगा। जो सुनते के साथ ही हेमनली डाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम कहना चाहती हो कि मैं सभी क्रिएचर जो है उनकी पावर को एब्सॉर्ब करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताती हो कि जो हेमनली डाओ होता है उसकी पावर आखिर आती कहाँ से है। हेमनली डाओ की पावर जो होती है वो सभी क्रिएचरों के अंदर से आती है, और अगर सभी क्रिएचर मर जाते हैं तो इस चीज़ से हेमनली डाओ जो है वो खुद भी पावरलेस हो जाएगा। तो फिर मुझे बताओ कि आखिर जो हेमनली डाओ था उसने इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना क्यों चुना, क्योंकि अगर वैसे भी यहाँ पर मौजूद जो लोग थे वो पावरफुल होते तो इससे तो हेमनली डाओ खुद भी पावरफुल बनता। जो सुनते के साथ ही मदर गोड़ा जो होती है वो और भी ज़्यादा परेशान होने लगती है और वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। जो सुनते के साथ ही हेमनली डाओ जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ठीक है तुम कुछ भी नहीं जानती हो, लेकिन उसके बाद भी तुम इस चीज़ को तो जानती ही होगी। और अब उस चीज़ को देखते के साथ ही जो मदर गोडस होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि ये तो वही है। जो सुनते के साथ ही हेमनली डाओ जो होता है वो उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि हो तो तुमने इसको पहचान लिया, तुमने बिल्कुल सही सोचा है, ये कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। सेकंड ग्रेड सर्कल के दौरान जिस टाइम पर तुम उठी थी, और जिस टाइम पर तुम उठी थी तो उस टाइम पर तुम्हारी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी ऑरा नहीं था, तुम्हारी बॉडी के अंदर से सारा ऑरा जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। जिसके बाद तुमने जो वर्ल्ड ट्री था उसकी पावर के बारे में इस्तेमाल करने की सोचा और तुमने यहाँ पर धीरे धीरे कर कर उसे ग्रो करना शुरू कर दिया और उसकी एनर्जी से यहाँ पर खुद को भी दोबारा से पुनर्जीवित करने लगी। और अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो तुम इस चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छे से जानती होगी कि तुम वर्ल्ड ट्री के अंदर से जिस एनर्जी को ले रही थी उसे सोर्स ऑफ लाइफ कहा जाता है, जिससे की मदद से तुम दोबारा से लाइफ में आई हो। और क्या तुम्हें इस चीज़ का कोई अंदाज़ा भी है कि जितनी सोर्स ऑफ लाइफ जो है वो तुमने एब्जॉर्ब की है उससे कितनी ज़्यादा लाइफ जो थी वो पैदा हो सकती थी, लेकिन तुमने उन सभी लाइफ को पैदा ना कर कर केवल खुद को जिंदा करने के लिए उन सारी की सारी लाइफ को एब्जॉर्ब कर लिया। जो सुनते के साथ ही मदर घोड़ा जो होती है वो ज़मीन पर बैठकर चिल्लाते हुए बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ, मैं सबका सब कुछ जानती हूँ, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ जो है वो तुम्हारे कारण हुआ है, क्योंकि अगर तुमने सभी बीइंग्स जो थे उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया होता तो मुझे यहाँ पर लाइफ में आने के लिए सोर्स ऑफ लाइफ का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। मैं बस जिंदा रहना चाहती थी और मैंने जो कुछ भी किया है वो बस जिंदा रहने के लिए किया है, तो इसीलिए ये चीज़ जो है वो मेरी नज़रों में बिल्कुल भी गलत नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो हेमनली डाओ होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुमने इस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर सभी बींग्स के पैदा होने की नहीं छीना होता तो फिर आखिर जो हेमनली डाओ था वो यहाँ पर तुम्हें डिस्ट्रॉय ही क्यों करता। देखो यहाँ पर सभी लोग जो होते हैं उनके अपने अपने लालच होते हैं और उन्हें समझने की भी अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन अभी के टाइम पर तुम सेम उसी प्रॉब्लम का सामना कर रही हो जो कि पास्ट में हेमनली डाओ किया करता था। अभी के टाइम पर तुम जो अपनी इल्फ है उनकी हालत को देख सकती हो कि उनकी हालत जो है वो कैसी है, तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इस चीज़ के बारे में तुम मुझे क्या आंसर देना चाहोगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो भागते हुए वहाँ पर आता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डार्क इल्फ ने अटैक कर दिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक स्वॉर्ड जो होती है वो उसके आर पार हो जाती है और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक डार्क इल्फ जो होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मेरा नाम कैंडल है और मैं डार्क इल्फ का लीडर हूँ। तो इसीलिए सभी के सभी जितने भी यहाँ पर डार्क इल्फ मौजूद है वो यहाँ पर मेरे ऑर्डर को सुनो, क्योंकि मैं तुम सभी को यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ, तो इसीलिए हमारा साथ दो। जो सुनते के साथ ही अब जो सभी डार्क इल्फ वहाँ पर मौजूद होती है वो भी उन लोगों की तरफ देखने लगती है, जो देखने के बाद वहाँ पर जो गोल्डन इल्फ मौजूद होते हैं वो भी घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए उनसे बोलते हैं कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, हम लोग इतने लंबे टाइम से एक दूसरे के साथ में काम कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो डार्क इल्फ मौजूद होते हैं वो वेपनों को उठाने लगते हैं और वेपनों को उठाते हुए बहुत ही बुरी तरह से उनकी तरफ घूरने लगते हैं और उसके बाद में उनकी तरफ अटैक करते हुए बोलते हैं कि ये बास्टर्ड आज बचने नहीं चाहिए, इन सभी को यहाँ पर ख़त्म कर दो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे डार्क इल्फ जो होते हैं वो उन्हें बहुत ही बेदर्दी के साथ में मारना शुरू कर देते हैं, जिससे कि हमें समझ में आता है कि उन दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए कितनी ज़्यादा नफरत है। और इस चीज़ को देखने के बाद जो मदर गोडस होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो फूट फूट कर रोते हुए बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये सिचुएशन जो है वो इस तरह से कैसे बदल सकती है, आखिर सभी लोग इस तरह के कैसे बन गए। नहीं मैं ऐसा होने नहीं दे सकती, मैं इन सब लोगों को एक दूसरे को मारने नहीं दे सकती हूँ, मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन इन लोगों को यहाँ पर रोकना होगा। जो सुनकर हेमनली डाओ से बोलता है कि अच्छा तो मुझे बताओ कि आखिर तुम इन्हें रोकोगी कैसे। अगर तुम यहाँ पर इन लोगों को फाइट करने से रोक भी देती हो और जो गोल्डन इल्फ है उन्हें यहाँ पर बचा भी लेती हो तो उसके बाद भी ये प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी। अगर तुम्हें इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना है तो इस बीमारी को जड़ से उखाड़ना होगा। जो सुनकर मदर घोड़ा जो होती है वो हेमनली डाओ के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है, क्योंकि अगर मेरे पास में मेरी पावर होती तो मैं कभी ऐसा होने ही नहीं देती।
जो सुनते के साथ ही किंग टियान उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी हेमनली डाओ जो होता है वो उसे पकड़ लेता है। उसे पकड़ने के बाद मदर गोडेस से बोलता है कि लगता है कि तुम अभी भी पूरी बात जो है वो नहीं समझ पाई हो। जब सेकंड ग्रेट सर्कल स्टार्ट हुआ था तो उसी टाइम पर जो तुम्हारी इल्फ रेस थी वो यहाँ पर हाई और लोअर क्लास के अंदर बढ़ चुकी थी। और हेमनली डाओ की इस बात को सुनने के बाद जो इल्फ होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो सुनकर हेमनली डाओ जो होता है वो उसको बताता है कि जब सेकंड ग्रेट सर्कल स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पर जो गोल्डन इल्फ थी उन्हें यहाँ पर ऐसा लगता था कि वे उनकी मदर गोडेस जो है उसके काफ़ी ज़्यादा करीब है, क्योंकि उनकी मदर गोडेस जो थी वो भी गोल्डन इल्फ हुआ करती थी। इसीलिए उन लोगों ने यहाँ पर डार्क इल्फ जो थी उसे यहाँ पर सर्वेंट की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो जो गोल्डन इल्फ थी वो खुद को यहाँ पर नोबेल इल्फ समझने लगी और उन्होंने जो डार्क इल्फ थी उन्हें यहाँ पर खुद की रेस का भी समझना बंद कर दिया। इवन कि वे उन्हें आउटसाइडर जो थे वो समझने लगे। और इसी चीज़ के कारण जो हेमनली डाओ था उसे भी सफ़र करना पड़ा और उसे ना चाहते हुए भी जो सभी बींग्स थे उन्हें डिस्ट्रॉय करना पड़ा। और इसका इकलौता कारण तुम अपनी इलिफ रेस जो थी उसे भी यहाँ से सही से कंट्रोल नहीं कर पाई। जो सुनते के साथ ही अब मदर गोडेस जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और वो उदास होते हुए बोलती है कि तुमने सही कहा, मैं मदर गोडेस होने के लायक भी नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही हेमनली डाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि देखो यहाँ पर रोना बंद करो, रोकर कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तुम्हें यहाँ पर प्रॉब्लम को समझना चाहिए और उसे तुम किस तरह से सॉल्व कर सकती हो इस बारे में सोचना चाहिए। जो सुनते के साथ ही मदर गोडेस जो होती है वो हेमनली डाओ से बोलती है कि लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ, तो फिर आखिर मैं किसी तरह से यहाँ पर इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो कर पाऊँगी। जो सुनते के साथ ही हेमनली डाओ जो होता है वो उसके पास में आता है और उसे समझाते हुए उसे बोलता है कि देखो, जिस टाइम पर तुमने हेवन के खिलाफ जाकर उसका सामना किया था तो उस टाइम पर भी तुम हेवन के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, तो इसीलिए तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। जब तुम कमज़ोर होने के बाद हेमनली डाओ का सामना कर सकती हो तो उसके बाद तो ये तो तुम्हारी खुद की इल्फ रेस है, क्या तुम इसका सामना नहीं कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही अब मदर गोडेस जो होती है वो भी हेमनली डाओ की बात को समझ जाती है और वो हेमनली डाओ से बोलती है कि ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गई, मैं अब ऐसा करूँगी और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जो सुनते के साथ ही हेमनली डाओ जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि चलो, ये काफ़ी अच्छी बात है कि तुम जल्दी ही समझ गई, तो अब मुझे बताओ कि अब तुम कहाँ पर जाना चाहोगी। जो सुनकर मदर गोडेस जो होती है वो हेमनली डाओ से बोलती है कि ये सारी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर डार्क इल्फ से शुरू हुई है, तो इसीलिए सबसे पहले मैं डार्क इल्फ के पास में जाना चाहूँगी। जो सुनते के साथ ही हेमनली डाओ जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि चलो, अब तुम इस बारे में समझ चुकी हो कि आगे तुम्हें अपने लोगों की आवाज़ों को कैसे सुनना है, तो चलो अब मैं भी तुम्हें यहाँ पर एक राइड दूंगा रिवॉर्ड के तौर पर। और इतना बोलते के साथ ही जो हेमनली डाओ होता है वो वहाँ पर एक पोर्टल जो होता है उसे ओपन कर देता है और उसे ओपन करने के बाद उसे बोलता है कि चलो वहाँ पर चलते हैं। जो सुनने के बाद वो भी शुक्रिया बोल देती है, लेकिन जो किंग टियान होती है वो इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है और वो हेमनली डाओ से बोलती है कि मास्टर, ये गद्दार जो है वो बहुत ही ज़्यादा र्यूड है और आप उसके बाद भी इसकी मदद क्यों कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही हेमनली डाओ जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि देखो, मेरा मानना ये है कि एक एनिमी ऐड करने से अच्छा है कि हम एक दोस्त बना ले। और हेमनली डाओ की इस बात को सुनने के बाद मदर गोडेस भी मुस्कुराने लगती है और वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि ये काफ़ी ज़्यादा फ़नी है, लेकिन अगर मैं सच बताऊँ तो अब जो हेमनली डाओ है उसे मैं भी धीरे धीरे समझने लगी हूँ। और मदर गोडेस के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डार्क इल्फ के पैलेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पोर्टल को खुलता हुआ देखते हैं, जिसके अंदर से हेमनली डाओ मदर गोडेस जो होती है वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। और उस जगह पर आने के बाद जैसे ही जो मदर ऑफ गॉडेस होती है वो उस केव के अंदर जाने की कोशिश करती है, तो हम देखते हैं कि ऊपर जो स्पाइडर बैठी होती है उसकी आंखें एकदम से चमकने लगती है, जिस कारण सभी ब्लैक एल्फ जो होते हैं वो भी वहाँ पर अलर्ट हो जाते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सभी लोग तैयार हो जाओ, जो दुश्मन है वो अंदर आ चुका है। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी के सभी ब्लैक एल्फ जो होते हैं वो अपने एरो को शूट कर देते हैं। और हम देखते हैं कि उस चीज़ को देखने के बाद जो है हेमनली डाओ होता है वो उसे बोलता है कि क्या बात है, ज़रा देखो तो यहाँ पर जो एल्फ है वो अपनी फॉर्मर मदर ऑफ गॉडेस जो है उसे ही मारना चाहते हैं। जो सुनकर मदर ऑफ गॉडेस जो होती है वो बोलती है कि मैं मानती हूँ कि मैं अभी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि ये लोग जो है वो मुझे मामूली से एरो से मार दे। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने सामने एक शील्ड बनाकर वे सभी के सभी एरो जो होते हैं वो रोक लेती है, जिसे देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो डिफेंसिव स्पेल है जिससे कि केवल 5th लेवल का मैजिशियन ही यूज कर सकता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये 5th लेवल की मैजिशियन है। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो सीधे मदर ऑफ गॉडेस के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर इसका ओरिजिन क्या है, ये एक गोल्डन इल्फ है, तो इसीलिए इसे यहाँ पर मरना होगा। जो सुनते के साथ ही मदर ऑफ गॉडेस जो होती है वो वहाँ पर प्रोटेक्शन फॉरेस्ट स्पेल जो होती है वो करने लगती है और उसे करते के साथ ही जो बंदा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था उसे बीच में ही बांध कर लटका देती है।
और उसकी पावर को देखने के बाद जो है हमारे लिए डाओ होता है वो बोलता है कि क्या बात है, ये तो 4th रैंक की अर्ली स्टेज पर है, इसका मतलब डार्क एल्फ के लोग जो है वो इतने भी कमज़ोर नहीं है, क्योंकि इस तरह की पावर जो होती है वो ह्यूमन में देखना बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। और हमारे लिए डाओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर पर्पल कलर का ऑरा जो होता है वो आने लगता है, जिसे देखने के बाद मदर ऑफ गॉडेस जो होती है वो बोलती है कि वो यहाँ पर आ गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो आने लगती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि सभी लोग जो है वो पीछे हट जाओ, क्योंकि तुम लोग जो है वो यहाँ पर इसके अपोनेंट नहीं हो, क्योंकि ये जो गोल्डन एल्फ तुम लोगों के सामने खड़ी हुई है ये कोई नॉर्मल गोल्डन एल्फ नहीं है, बल्कि ये हम सभी लोगों की मदर ऑफ गॉडेस है। और अब उस एल्फ के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।